फ्रेंड्स, ये दिवाली का समय है और ये लक्ष्मी जी का त्योहार है। फाइनेंशियल प्लानिंग और लक्ष्मी जी का चोली दामन का साथ है। क्या आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, वो भी अच्छे तरीके से? यहाँ मैं कोई बुकिश फाइनेंशियल प्लानिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। एक प्रैक्टिकल फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट के क्या क्या एवेन्यूज आपके पास हो सकते हैं एज ए मिडिल क्लास, और आपको जॉब करते हुए वो क्या क्या काम करने चाहिए या कर सकते हैं जो आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम दे सके, इसी पे हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रैक्टिकल फाइनेंशियल प्लानिंग बियॉन्ड फाइनेंस, जो सिर्फ फाइनेंस के नहीं, फाइनेंस के बाहर भी बात होगी। तो आइए देखते हैं कि हमें एक टर्म प्लान लेना चाहिए। ये आपको टर्म प्लान लिख दिया है। ये टर्म प्लान कितना होना चाहिए? बिल्कुल प्रैक्टिकल बात, जितनी आपका एनुअल पैकेज है उसका 10x to 20x तक। सपोज आपका पैकेज 6 लाख का है तो आपको 60 लाख का लेना है, या 1 करोड़ 20 लाख तक का लेना है। तो ये आपका कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला टॉपिक है कि आपको टर्म प्लान लेना है। और आज जितनी अवेयरनेस फैल चुकी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पास टर्म प्लान है। यदि टर्म प्लान नहीं है तो आज आप ले लीजिए उतना ही जितनी आपकी एनुअल सैलरी का 10 to 20x हो सकता है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती है हमारी लाइफ में कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी एक्सीडेंटली या किसी और कारण से हम बीमार हो जाते हैं और एक लंबी फाइनेंशियल लायबिलिटी आ जाती है, जबकि हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो हमें दूसरा प्रोटेक्शन क्या चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस का। तो हमें सेकंड लेना है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो सेकंड लेना है हमें हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में क्लियर बेसिक बातें मैं आपसे बता रहा हूँ। नंबर 1, फैमिली फ्लोटर लेना है आपको, यानी कि फैमिली में यदि हस्बैंड वाइफ 1 या 2 या 3 बच्चे हैं तो इन सब का एक फ्लोटर बनेगा, और वो प्लान लेना है जिसमें कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कभी भी अपने पेरेंट्स को इस फैमिली फ्लोटर में इंक्लूड न करें, उनकी अलग से पॉलिसी लें, जिससे आपकी ओवरऑल टोटल प्रीमियम वैल्यू कंपेरेटिवली कम आएगी। हेल्थ प्लान कौन सा लेना है ये एक सेकेंडरी मैटर है। हम यहाँ टोटल फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। नाउ तीसरा केस क्या आता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि इन केस ऑफ मिस हैपनिंग डेथ इंश्योरेंस कवर है टर्म प्लान से। इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस कवर है हेल्थ प्लान से। सपोज कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जब कोई भी पर्सन एक्सीडेंट हो जाए, 3 दिन हॉस्पिटलाइज हो, उसके बाद में 3 महीने से लेकर 6 महीने तक घर पे रेस्ट करना पड़े, जॉब पर नहीं जा सकें और रेगुलर इनकम नहीं आए, जबकि बच्चों की फीस जा रही होगी, घर बैठे उसको कुछ भी इनकम नहीं हो रही है। क्या ऐसा कोई प्लान है जो इसको भी कवर करता हो? जी हाँ, ऐसा एक प्लान है जिसका नाम है एक्सीडेंटल प्लान। सपोज आप 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल प्लान लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट है, जिसकी कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए पर डे। 10 रुपए पर डे से 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल प्लान मिल सकता है। तो तीसरा ये प्लान जो जनरली अभी अवेयरनेस में नहीं है, वो आपको ये लेना है। ये आ गया आपका रिस्क कवर। अब आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के केस में क्या है कि आप अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से, डिस्ट्रीब्यूटर से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कराइए, गोल प्लानिंग कराइए, और गोल प्लानिंग के बाद में अपना प्रॉपर इन्वेस्टमेंट विद प्रॉपर एसेट एलोकेशन यहाँ कीजिए। अपना जो भी गोल प्लानिंग कर रहे हैं उसको मैप कराइए अपने इन्वेस्टमेंट से, और अकॉर्डिंगली एसआईपी स्टार्ट कीजिए। ये प्लान पर्सनलाइज प्लान होता है। तो आप यदि चाहते हैं कि हमारी टीम इसमें आपकी हेल्प करे तो आप नीचे दिए हुए लिंक में जाके क्लिक करके हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। एक फॉर्म भरिए, आपका रिलेटिव, आपका रेस्पेक्टिव आर्म आपसे कांटेक्ट करेगा और वो डिटेल में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाएगा। इस चीज़ की कोई कॉस्टिंग नहीं है, आप आराम से बनवा सकते हैं। उसके बाद में यदि आपको लगता है कि हमारी सर्विस अच्छी है तो आप यहाँ इन्वेस्टमेंट हमसे स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट अगेन ये है कि इंश्योरेंस भी यदि आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपके लिए मैनेज करें तो ये प्लान भी हम कर सकते हैं। डिटेल्स लिंक में मिल जाएंगी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। यदि आपका इन दोनों पॉइंट से आप फुल हो चुके हो, आपका पोर्टफोलियो 2 करोड़ या इससे ऊपर है, तो आपको एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस लेनी चाहिए जो आपको म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कम से कम 10% अल्फा जनरेट कर सकें आफ्टर टैक्स। सपोज म्यूचुअल फंड में जो आपको रिटर्न आ रहा है उसमें से जो टैक्स भरते हैं उसके बाद में जो अर्निंग आ रही है, उस अर्निंग को पीएमएस के पोर्टफोलियो मैनेजर की जो अर्निंग आ रही है उससे 10% कम से कम एक्स्ट्रा जनरेट करना चाहिए पीएमएस को, तब तो ये वाइबल है। यदि नहीं है तो आपका टोटल पोर्टफोलियो यहाँ होना चाहिए।
फर्स्ट थिंग। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि पीएमएस में एज पर सेबी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 50 लाख रुपए। ये 50 लाख रुपए, जब 50 लाख रुपए यदि मिनिमम अमाउंट है तो ये उन्हीं लोगों के लिए जिनका 2 करोड़ या इससे ऊपर पोर्टफोलियो। यदि आपका पोर्टफोलियो 2 करोड़ से ऊपर है तो अपने पोर्टफोलियो को फ्लेवर देने के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के हिसाब से आपको एक पर्सनल आपके नाम से डीमेट अकाउंट खुलेगा। उसी में एक कंसल्टेंसी फर्म जो सेबी रजिस्टर्ड पीएमएस कंसल्टेंट होते हैं वो उस पर पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे, उसके अलग से चार्जेस लेंगे और वो चार्जेस लेने के बाद में आपके अकाउंट में शेयर रखे जाएंगे और आपका ही पोर्टफोलियो मैनेज होगा। यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है? म्यूचुअल फंड के केस में क्या होता है कि यूनिट्स अलॉट होती है और यूनिट होल्डर्स के यूनिट्स में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जो भी चेंजेस होते हैं ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पोर्टफोलियो में होते हैं और उस पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग जो यूनिट्स की वैल्यू बनती है वो आपकी डेली बेसिस पे एनएवी होती है। जबकि पीएमएस के केस में आपका ही डीमेट अकाउंट खुलता है, उसी डीमेट अकाउंट में शॉपिंग होती है, उसी डीमेट अकाउंट में सेल किया जाता है, लॉस प्रॉफिट आपका होता है और साथ ही साथ डेली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर आप एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस निकालकर अपनी आईटीआर में भरना पड़ेगा। जबकि म्यूचुअल फंड के केस में सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि यदि आप अपने पोर्टफोलियो को 5 साल 10 साल या 20 साल तक नहीं बेचते हैं तो आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है यहाँ पर। जबकि पीछे फंड मैनेजर उसके अंदर कई चेंजेस कर रहा है पोर्टफोलियो में, लेकिन यहाँ जब पोर्टफोलियो में चेंज होता है तो ये टैक्स लायबिलिटी आपकी खुद की होती है। रीजन क्लियर है कि आपके अकाउंट में काम हो रहा है, तो ये फर्क हो गया। तो ऐसे में इतना हौच-पौच यदि हमें करना है तो कम से कम 10% का अल्फा जनरेट करने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करें। नाउ तीसरा आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट का आता है। आजकल आप सपोज जॉब कर रहे हैं जिनकी ड्यूटी 10 से 5 है, आपके पास इतना टाइम नहीं है अपना डीमेट अकाउंट में पोर्टफोलियो को मैनेज करना या ऑप्शन कॉल पुट इन सब में मैनेज करना। क्या कोई ऐसा तरीका है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है, चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग टर्म हो, उसको हम कोडिंग करके लिख दें और सॉफ्टवेयर को बता दें और सॉफ्टवेयर उसके बिहाफ पर आपके अकाउंट में ट्रेड कर ले? जी हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है। ये कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रेटजी हो सकती है क्योंकि इसमें आपके इमोशंस आपके लिए काम करते हैं लेकिन आपके अगेंस्ट में काम नहीं करते हैं। आपकी स्ट्रेटजी आपके लिए काम करती है। आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, पाइथन में लिखिए और एल्गोरिदम पे डाल दीजिए, ये आपका काम हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप खुद स्ट्रेटजी आपके पास है लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एबिलिटी नहीं है तो आप किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर से कह सकते हैं कि इस स्ट्रेटजी की कोडिंग करके आप मुझे दे दो और मैं अपने अकाउंट में उसको लगाकर अपना ट्रेड एल्गोरिदम के द्वारा कर सकता हूं। आपके अकाउंट में आपके जीरोधा, एंजल या कहीं भी आपका डीमेट अकाउंट है, उसी अकाउंट में ये काम हो सकता है। तो यदि आप इस तरह की स्ट्रेटजी आपके पास है, आप बनवाना चाहते हैं या कोई स्ट्रेटजी पर वर्क करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए। वो आपकी स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग भी करके दे देंगे और बैक टेस्टिंग करके उसको डेवलप करने में आपकी मदद भी कर सकते हैं। फिर भी आप डिटेल से चाहें तो हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3-4 काम तो वो हो गए जो आपको करने हैं। आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हैं, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं जिनकी एक अच्छी जॉब है, यानी कि आप रिच हैं, वेल्दी होना चाहते हैं, तो आपके पास लिक्विडिटी है, पैसा है। सेविंग अकाउंट में सभी के पास पैसा होता है। सेविंग अकाउंट आपको 3% रिटर्न दे रहा है, ठीक है, तो क्यों नहीं आप आईपीओ का काम करें। ये आईपीओ का काम आप में से सभी को करना होता है। इसकी मैं बेसिक नॉलेज आपको दे रहा हूँ कि आजकल 2 तरह के आईपीओ आ रहे हैं। एक तो आ रहा है मेन बोर्ड आईपीओ, दूसरा आ रहा है एसएमई आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ में 3 तरह की कैटेगरी होती है जिसमें एज ए इन्वेस्टर आप कर सकते हो। नंबर 1 कैटेगरी रिटेल, जिसमें आप 15,000 या इससे कम की एप्लीकेशन आपकी लगेगी, यानी कि एक लोट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड कैटेगरी होती है स्मॉल एचएनआई, जिसमें 2 लाख प्लस की एप्लीकेशन लगती है लेकिन 10 लाख से नीचे की, तो इस कैटेगरी में भी आप लगा सकते हो। और यदि आपके पास 10 लाख या इससे ज़्यादा है तो आप बिग एचएनआई कैटेगरी में लगा सकते हो। यदि हम आपके बेनिफिट के हिसाब से देखें तो आप रिटेल में लगाइए, स्मॉल एचएनआई में 2 लाख की ही लगाइए, 8, 9, 10 लाख की लगाने का कोई यूज़ नहीं है। और बिग एचएनआई कैटेगरी में 10 लाख से थोड़ा सा ऊपर लगाइए, लेकिन आपको 1 करोड़ 2 करोड़ की लगाने का कोई फायदा नहीं है। इससे बेटर ये है, यानी कि आप 15,000 से 2 लाख तक की लगा सकते हैं रिटेल में, लेकिन उसको लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि अलॉटमेंट आपको इन तीनों केस में एक ही लोट मिलने वाला है।
इसमें 15,000 का एक लॉट, इसमें 2 लाख का एक लॉट और इसमें भी 2 लाख का एक लॉट। तो ऐसे में आपको कितनी भी एप्लीकेशन लगा दें, लॉट एक ही मिलने वाला है। यदि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया है तो आपकी 50 लाख की एप्लीकेशन भी एक ही एप्लीकेशन काउंट होती है। तो यानी आपको एक ही लॉट मिलने वाला है, इसलिए इससे बड़ा लगाने का कोई यूज नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आपकी फैमिली में जितने भी फैमिली मेंबर हैं उन सबके डीमेट अकाउंट खोलिए, जिससे क्या होगा, आप मल्टीपल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। मल्टीपल कैसे? आपके नाम से, वाइफ के नाम से, माइनर बच्चों के नाम से भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, पेरेंट्स के नाम से लगा सकते हैं, आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के नाम से लगा सकते हैं, आपके ब्रदर या सिस्टर के नाम से लगा सकते हैं। इस तरह से इन सब के नाम से लगा सकते हैं। आप इनके नाम से लगाइए और जो भी फायदा होगा आपकी फैमिली को फायदा होने वाला है, और इस तरह से आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट बढ़ सकता है। तो मेरा यही कहना है, यदि सपोज कोई आईपीओ में आपने 2 लाख की एप्लीकेशन लगाई, 5 एप्लीकेशन लगाई, आपका फैमिली में 5 ही मेंबर है, 5 लगा दी, और ये कैटेगरी 5 टाइम हो गया, तो आपको 5 एप्लीकेशन में एक अलॉटमेंट जरूर आएगा। जब आपको एक अलॉटमेंट आएगा तो आपको एक अलॉटमेंट का 10 लाख रुपए पर एक अलॉटमेंट में जो प्रॉफिट होगा लिस्टिंग पर, वो आपको प्रॉफिट बुक करना है। इस तरह से यदि आप रेगुलर बेसिस पे काम करते रहेंगे, आने वाला समय ऐसा है जिसमें डेली 5 आईपीओ आने वाले हैं, तो आपको आईपीओ तो लगाना ही चाहिए। मैं आईपीओ के लिए अक्सर एक बात कहता हूं कि जिस तरह से लोअर क्लास को गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट देती है, किस तरह से फ्री बीज देकर या राशन देकर या फिर गैस सिलेंडर देकर, डिस्काउंट देकर, कई तरह से डायरेक्ट कैश देकर, मिडिल क्लास के लिए कौन सा बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए ये ऑप्शन दे रखा है। अब आप चाहो तो अपने फैमिली मेंबर के नाम से ये एप्लीकेशन लगाकर फायदा कमा सकते हो, और आप चाहते हो कि नहीं, तो चॉइस आपके पास है। फायदा तो गवर्नमेंट ने दे रखा है, इसलिए तो ये कैटेगरी बना रखी है आपके लिए। चॉइस आपके पास है कि आप लगाना चाहते हो नहीं लगाना चाहते। इस फायदे को यूज करते हुए कोई ओपनली कोई ये बात नहीं कहेगा कि ये फायदा आपको दिया गया है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली आप देखिए ना, ये फायदा आपको दिया गया है। तो आपके पास जितना भी पैसा है वो यहाँ लगाइए, और यदि आपका पैसा फ्री भी रहता है तो सेविंग अकाउंट में, आपके बैंक के सेविंग अकाउंट में 3% इंटरेस्ट तो आपको हमेशा मिल ही रहा है। 2.5% मिल रहा होगा, 2.25 मिल रहा होगा, 3.25 मिल रहा होगा, जैसे भी बैंक का पैसा, उस ही बैंक अकाउंट से आसबा के थ्रू आप एप्लीकेशन लगाइए या फिर यूपीआई के थ्रू एप्लीकेशन लगाइए। 3% सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिल रहा है, प्लस साल में आपके यदि 5 अकाउंट है या 10 अकाउंट है जिसमें 2-2 लाख रुपए पड़े हैं, तो 20 लाख रुपए आपके पड़े हैं, 3% तो सेविंग अकाउंट दे रहा है, और साथ ही साथ में 2 लाख रुपए की आप 10 एप्लीकेशन लगाते रहिए हर अच्छे आईपीओ में। कैसे होता है अच्छा आईपीओ? ये हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, मैं आपको अक्सर बात करता रहूँगा कि कौन सा अच्छा आईपीओ है, उसकी टाइमिंग क्या है, और कितना क्यूआईबी आ गया है, कितना एचएनआई लगाया है। क्यूआईबी और एचएनआई एक ऐसी कैटेगरी है जो हमें ये बताती है कि इशू की क्वालिटी कैसी है। तो उनके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं क्या हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। डिसीजन आपको लेना है, लेकिन मैं आपकी गाइड कर सकता हूँ ये बताते हुए कि 3 बजे तक क्यूआईबी कितनी आ गई है, एचएनआई कितना आ गया है, रिटेल में कितने टाइम हो गया है। सपोज कोई इशू 50 टाइम हो रहा है रिटेल में, आपको कोई रिस्क है बिग एचएनआई में 10 एप्लीकेशन लगाने में? बस पैसा होना चाहिए। चलो आपके पास पैसा नहीं है, 2 लाख की 10 एप्लीकेशन लगा दो, इतना भी नहीं है 15,000 की 10 एप्लीकेशन लगा दो, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट आपको आएगा। और सोचिए यदि कंटिन्यूस बेसिस पर ये आप काम पूरे साल भर करते रहेंगे, मुझे डाउट नहीं है कि आप 10 से 20% तक रिटर्न एनुअलाइज ले सकते हैं, अदर देन दिस 3%। ये फ्री बीज आपको एज ए मिडिल क्लास दी गई है, तो आप इसको यूज कीजिए और फायदा उठाइए। नाउ तीसरा सेकंड कैटेगरी आती है एसएमई आईपीओ। ये थोड़े एडवांस लोगों के लिए है, एडवांस इन द सेंस कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के लिए जो थोड़ी बड़ी क्वालिटी की। तो इन लोगों को 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक की रिटेल कैटेगरी मानी गई है, और यहाँ काम रिटेल में होता है। और 10 लाख एंड एबव यदि आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो एचएनआई कैटेगरी। यहाँ सिर्फ 2 ही कैटेगरी है, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। तो हम बीइंग ए स्मॉल इन्वेस्टर हम सिर्फ ये लगा सकते हैं, और एक ही नाम से लगाने की जगह आप 10 नाम से लगाइए जो आपके फैमिली मेंबर है। 10 नाम से 1 लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख इस तरह से बताया गया है कि कोई इशू में 1,15,000 की एप्लीकेशन लगेगी, कोई में 20,000 की लगेगी, एक 35 की लगेगी, या इस तरह से अलग अलग उसकी प्राइसिंग के हिसाब से लगेगी। तो इसको लगाएगी। सपोज ये इशू 50 टाइम हो गया, आपने 10 एप्लीकेशन लगाई, हो सकता है आपको 1 अलॉटमेंट आ जाए। सपोज इशू 10 ही टाइम हो गया, आपने 10 लगाई, 1 अलॉटमेंट आ गया, और इस केस में तो जनरली अलॉटमेंट 50 से 100% रिटर्न दे रहे हैं। सपोज आपने 1 लाख की 10 एप्लीकेशन लगाई, 10 लाख रुपए लगे, 1 अलॉटमेंट आ गया जिसपे वो 1 लाख रुपए मिल गया, तो सोचिए 10% रिटर्न मिल गया है। 50,000 मिल गया तो 50,000 रुपए रिटर्न मिल गया है आपके टोटल 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर, यानी कि 5% का रिटर्न मिल गया है। हम टारगेट क्या कर रहे हैं? 10 से 20% सालाना।
एक आईपीओ ने ही आपको पूरे साल 6 महीने का रिटर्न दे दिया है। इसके अलावा जितने अलग से आईपीओ आएंगे वो आप लगा सकते हैं। सपोज आपके पास पैसा ज़्यादा फ्री है तो आप इशू साइज तक, ऐसा नहीं हो कि इशू साइज तो 10 करोड़ की और आप 15 करोड़ की एप्लीकेशन लगा दें, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम इशू साइज तक यहाँ एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सपोज इतना नहीं है, आपके पास 1.5 करोड़ है, 2 करोड़ है, फ्री पड़ा है, 3 दिन में आजकल अलॉटमेंट आता है, तो क्यों ना आप इसको लगाइए। ये 3 दिन में आपका पास पैसा न तो आपके बैंक अकाउंट से कहीं पैसा जाएगा, लीन होगा आजमा में, यूपीआई में लीन होगा, अलॉटमेंट आएगा, उतना पैसा आपके बैंक में डेबिट हो जाएगा, बाकी पैसा रिलीज हो जाएगा। सिर्फ 3 दिन आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन 3% मिलता रहेगा आपको। तो इस तरह से आप इसको यूज करते हुए हर एक फैमिली मेंबर के नाम से, आज इस दिवाली पे मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो शायद बहुत कम लोग आपको शेयर कर पाते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हम इसमें लगाते हैं, अलॉटमेंट नहीं आता है। कैसे आएगा अलॉटमेंट? आप एक एप्लीकेशन लगाते हैं, एक एप्लीकेशन में आपका क्या अलॉटमेंट आएगा? प्रोफेशनली काम कीजिए, प्रोबेबिलिटी पे काम करिए। आप 10 एप्लीकेशन लगाइए, 15 लगाइए, 20 लगाइए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि अपने 4 डीमेट अकाउंट अपने ही नाम से, सपोज मैं पंकज लड्डा, मेरे नाम से 4 डीमेट अकाउंट, जीरोधा में, एंजल में, 5 पैसा में, IIFL में और 2-3 दूसरे ब्रोकर में 7 अकाउंट है। सातों ऐप में एक ही पेन नंबर से आपने एप्लीकेशन लगा दी तो सातों एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ये गलती कभी मत करना। एक पेन से एक ही एप्लीकेशन लगेगी, वो भी किसी एक ही कैटेगरी में। यदि आपने इस कैटेगरी में लगा दी तो इसमें नहीं लगा सकते, इसमें लगा दी तो इसमें नहीं लगा सकते। आपके हो सकता है आप चाहें तो आपके 10 नाम है आपके पास, 9 नाम तो आप रिटेल में लगा दीजिए और एक नाम आप स्मॉल HNI में लगा दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। 9 नाम आप यहाँ लगा दीजिए, एक नाम आपके पास पैसा पड़ा है 10 लाख रुपए, आप उसमें यहाँ लगा दीजिए। ऐसे यहाँ पे आपके पास 10 नाम है तो 9 एप्लीकेशन यहाँ लगा दीजिए 1-1 लाख की, और एक एप्लीकेशन आपके पास सपोज 1.5 करोड़ रुपए पड़ा है वो यहाँ लगा दीजिए। इस तरह से आप अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट बढ़ा रहे हैं। और सेबी ने इतना अच्छा कर दिया है कि अब ये रिफंड और अलॉटमेंट 3 से 5 दिन में लिस्टिंग हो जाएगी, तो आप इस बेनिफिट लीजिए ना। अब आप कहेंगे किस तरह हमारे पास इतनी लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 2 करोड़ रुपए का है, तो आइए हम इसका तरीका करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, OD अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। आपके पास बैंक अकाउंट है, उस बैंक में जाके बात कीजिए कि मेरे पास 2 करोड़ का म्यूचुअल फंड पड़ा है और मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड है, मुझे इसके अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट लिमिट लीजिए। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ, बैंक को आप कहेंगे कि ये लीन पे रखिए, उस सबको लीन रखेगा और उसके 50% तक OD लिमिट आपको दे दी जाती है, जिसका सब बैंक का अलग अलग 7 से 9-10% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। सपोज आपका HDFC बैंक में अकाउंट है, HDFC में आपने 2 करोड़ के म्यूचुअल फंड यहाँ दिए, उसके अगेंस्ट में आपको लीन में 1 करोड़ रुपए की लिमिट मिल जाएगी। अब जैसे ही IPO आया, आप उस 1 करोड़ रुपए को, सपोज इस IPO में आपके 10 फैमिली मेंबर है, 10-10 लाख की 10 एप्लीकेशन लगानी है, तो आप अपने 10 फैमिली मेंबर के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, एप्लीकेशन बना दीजिए, लगा दीजिए। 3 दिन में अलॉटमेंट आएगा, 3 दिन का ब्याज आपका यहाँ लग जाएगा। जब 3 दिन का इंटरेस्ट यहाँ लग जाएगा तो चौथे दिन जैसे पैसा फ्री हो आप वापस यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए, OD खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आपने बना रखा है, जो आपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना रखा है, उस पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में भी ये काम कर सकते हैं। यदि आपको करना क्या है, जो बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रही है उससे ज़्यादा रिटर्न लेना है। IPO सपोज हमेशा नहीं चलते हैं, जितने दिन IPO चल रहे हैं उतने दिन का ही तो इंटरेस्ट लगना है। सपोज साल में 365 दिन है, आपने IPO लगाया, वो 100 दिन के लिए लगाए, आपको 100 दिन का इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट पर लेकर भी यदि आप IPO लगाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये कैसा लगा ये वीडियो, डिटेल में हमने आपसे बात की। कैसा लगा ये वीडियो, क्या ये वास्तव में प्रैक्टिकल है जो आप कर सकते हैं? मेरे समझ में, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनका शेयर बाजार से कमाने का एक ही सबसे बड़ा साधन है, वो है IPO लगाओ और बेचो। यदि आप ये काम प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। यहाँ पर व्हाट्सएप पर हमने एक चैनल बना रखा है जिसमें रेगुलर IPO अपडेट्स करते हैं। उसमें आपकी IPO की नॉलेज, टाइमिंग्स, कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ, ये सारी न्यूज़ अपडेट करते हैं और वो आपको मदद करेगी कि आप किस IPO में लगाना चाहते हैं और किस IPO में क्या क्या बेनिफिट है, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। तो दिवाली के इस अवसर पर हमने आज आपसे बात की फाइनेंशियल प्लानिंग बियॉन्ड फाइनेंस या प्रैक्टिकल फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें हमने इंश्योरेंस के बारे में बात की, म्यूचुअल फंड के बारे में बात की। जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बुकिश बात करते हैं तो यहाँ तक फाइनेंशियल प्लानिंग खत्म हो जाती है। हमने फिर
पीएमएस के बारे में बात की, आपकी अपनी एल्गो स्ट्रेटेजी बनाने के बारे में बात की, देन आईपीओ के बारे में बात की। यदि आपको यहाँ के लिए पैसा नहीं मिल रहा है तो ये ओडी वाला सिस्टम समझाया, और इस तरह से आप कंप्लीट काम करके एक अच्छे सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या वास्तव में हम कुछ वैल्यूएट कर पाए, तो अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच, और शुभ दीपावली आपके और आपके परिवार को। थैंक यू।